बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और जिक्र चल रहा था, इमदाद साहब कोई बात करने लगे थे, वो गल में भूल गया किहड़ी गल चल रही सी। ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तुसीं भुलते नहीं गए गल अपनी। वो रिजाइन करवा रहे थे। मैंने हाँ कर लेता हूँ। हाँ नहीं, वो मैं ये कह रहा रिजाइन आप करवा रहे थे। मुझे यूँ लग रहा है कि वो रिजाइन कर जाएंगे, बाइज्जत तरीके से जाना चाहेंगे। बंदयाल साहब की सर ये तरह। सारा एंड पे आके थक जाते हैं ना। लेकिन बात ये है, मैं ये सोच रहा था आप सब हजरात जो हैं वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि सुप्रीम कोर्ट में बिल अमूम और हाई कोर्ट्स में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बिल खसूस और हाई कोर्ट्स में बिल अमूम। सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा डिवीज़न वाज़े थी, जो झुकाव रखने वाले देखे ना। अब याहिया अफरीदी साहब ने वही फैसला दिया जो बाकी 4 जजों ने दिया। रीजनिंग उनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनको किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, फैसला वही है। तकसीम इतनी गहरी है कि उनका सियासी झुकाव और उनके जो मामलात थे, फिर आप तकसीम ना कहें, आप परसेप्शन कहें। नहीं, तकसीम थी ना। अच्छा सर, शायद तकसीम इस तरह से थी कि बंदयाल साहब ने 4 5 6 अपने दाएं बाएं रखे हुए थे। हर बड़ा फैसला, हर अहम केस उनके पास एक तो इसका एक दूसरा पहलू, एक दूसरा स्टेप जो है। वैसे तुसी ना तो कोलो मैं खोलिया सर, इन्हां दी इजाजत नाल सर। दूसरा इजाजत नहीं दी। दोस्तों से इजाजत की जरूरत नहीं होती। चलो अब मेरे खिलाफ कार्ड, आपने सिंध कार्ड नहीं निकाल लेना, ठीक है भाई। बात ये है कि दूसरा स्टेप इसका ये होगा। पहला स्टेप तो ये हो गया ना, मुज़ाहिर अली अकबर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ताहाल तो है, उनको नोटिस जारी हो गया। दूसरा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल लागू होगा एलिवेशन के ऊपर, उसको फॉलो किया जाएगा। और जो लोग जुल्फा वाली सरकार तो फिर भी रहेगी। जो लोग जूनियर थे, और ये रेफरेंस कोई इकलौता तो नहीं है ना भाई। हाँ, उनका खत्म हो गया ना। हाँ नहीं, और भी लाइन में है, और भी हैं। ये रेफरेंस कोई अकलौता तो नहीं है, ये बारिश का पहला कतरा जरूर है। और वो जो जूनियर जजेस एलिवेट हुए हैं वो भी जाएंगे, सारे अपनी जाएंगे तो मिलाट सब जाएंगे। हाँ, आने वाली धारा के ऊपर जाएंगे। आइन पूरे का पूरा ज़ियाउल हक साहब और चिश्ती साहब। अच्छा नहीं, चिश्ती साहब ने कहा ये एक नज्म है। अच्छा नहीं, ये नज्म ने तो है, लेकिन फैज़ अली चिश्ती और ज़हूर साहब की नज्म है चमकीला चांद, उसका है ना आखिरी। ज़हूर अहमद की ना। हाँ। ओ भाई, वो ज़हूर अहमद आपको पता है ना कि वो भी मेरी तरफ से, वो भी मुड्ढों पे गिरा हुआ। अच्छा सर, अब इसमें जो आप सवाल कर रहे थे ना, एक का तो रजी साहब ने हिस्सा तमाम कर दिया, किस्सा तमाम कर दिया। दूसरा जो हिस्सा है ना, परसेप्शन वाला या तकसीम वाला, देखिए कानून हो या फैसला हो, उसमें नीयत के अंदर तो कोई नहीं किसी दिल के अंदर जाके बैठता है कि जहन में कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन चेहरे पढ़े जाते हैं, कंडक्ट बता रहा होता है किस तरफ जा रहे हैं। ये जो बंदयाल ग्रुप था, ये एक बस्ते चढ़ के सारे फैसले कर रहे होंगे सी बंदयाल ट्रांसपोर्ट थे, तो वो पता चल रहा होता था कि यार, अच्छा उनका बेंच बनने से पता चल जाता था होना क्या है। इस बार ये हुआ कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि अपना ये आफरीदी साहब क्या करेंगे। हम उन किसी भी जज, चीफ जस्टिस साहब के सामने कोई मुद्दा जाएगा और वो बेंच बनाएंगे, उसमें खुद भी होंगे, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब पहले हम कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वफादारियाँ हम सब के सामने थी। दूसरी बात जो पिछली महफिल में हुई थी, मैं उधर नहीं जा रहा, जो रजी साहब ने बात की थी ना कि अगर इलीगल भी लाए गए हैं तो जो इलीगल हुआ है वो उसको इलीगल तरीके से ख़त्म करें। उसका सर कत्ल जो होता है ना, कत्ल को के मुजरिम को सज़ा अदालत देती है। प्रोसेस जो होता है ना, हमारे यहाँ पुलिस मुकाबलों का दस्तूर गलत है ना। उसको कभी भी अदालतों ने इंडोर्स नहीं किया। बेशक मुजरिम नहीं पकड़ती, बेशक पुलिस उस जो रियासती ढांचा होने की वजह से, रियासती इदारा होने की वजह से बच निकलती है, लेकिन कभी भी उसको इंसाफ नहीं लिखा जाता। उसको लिखा जाता है पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले या मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले। तो ये लाकानूनियत फैल जाएगी फिर, जिस तरह। अच्छा, लेकिन और दूसरा वो तो अब एक बहुत बड़ा है ना, वो जिस तरह आप बात किया करते थे कि प्रोजेक्ट इमरान खान वाले जजेस तो हमने 20-30 साल भुगतने, वो तो चले जब चलता रहेगा तो देखते रहेंगे कि कैसे भुगतेंगे। लेकिन ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि देखें कि एक ही अदालत थी और 2 वज़ीर-ए-आज़म थे, दोनों के केस थे कल,
اور ایک وزیر اعظم کی اپیلیں بحال ہو گئیں, ایک وزیر اعظم کی کیس دونوں سابق, ہاں دونوں سابق وزرائے اعظم. ظاہر ہے کہ ایک وقت میں 2 یار اگر جنرل کو کبھی اکثر جنرل صاحب کہتے ہیں, ریٹائر نہیں کہتے, تو وزیر اعظم کو کہہ دیا کرے. لیکن آفیشلی اٹ از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہاں president in our case جو always Mr. President کہلائے گا. ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ گفتگو میں جنرل صاحب نے کہا, جنرل صاحب جب جنرل کا ذکر رہے تو ریپ آتی تھی وچ نا, لیکن گفتگو میں تو جنرل صاحب اچھا جنرل رجسٹرڈ لگتا ہے. انہیں کیا سی نا نگران وزیر اعظم صاحب, یاد ہے نا. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے فوراً نوٹ کر کے میں ایک سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جتنا آپ نے نگرانی پہ زور دیا مجھے معلوم ہو گیا. اچھا اب جی اسے کہتے ہیں سومرو کی لہجے سے مجھے یاد آیا تھا کہ گجی روے نہ ہیر ہزار دے وچ. سیاسی ذہن ہے وہ تو پھر سیاسی نظر آئے گا. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بڑے سارے لوگ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اے ویکھو کی ہو رہا, یعنی کہ وہی پسند ناپسند اور سہولت کاری اور جناب جانبداری, یہ والا سین کہ نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہے کہ جی کہ ہی از لاڈلا ناؤ. سر جی بات پتہ ہے کیا, دیکھیں پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے اپنے کڑ میں غصے میں کہہ رہی ہو, لیکن نواز شریف صاحب اس وقت 75 پلس ہے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس وقت بھی اگر نواز شریف صاحب 73 چلیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, یار کیا شان و شوکت ہوتی اگر نواز شریف صاحب آتے, آ کر حفاظتی ضمانت تو انہوں نے لے لی تھی نا, اس کے بعد وہ عدالت جاتے, بایو میٹرک تو وہاں بھی ہو جاتی نا. دیکھو میں الیگل بات نہیں کر رہا, میں سیاسی قد کاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ باتیں نہ ہوتی, کوئی کا بات نہیں تھی نا, مطلب جلسے میں شام کو ہی آنا تھا نا, وہاں جو اترے بھائی وہ کیا چارٹر جہاز والوں نے کہا تھا نہیں تسی اسلام آباد اترنا نہیں, یا خالی جہاز نہیں چھڑ کے جانا, کوئی آگے پنچر کر جائے گا. جہاز سے اترتے, گاڑیوں میں بیٹھتے, اسلام آباد ہائی کورٹ یا جو بھی متعلقہ جگہ تھی وہاں جاتے, سیکیورٹی بھی تھی, پروٹوکول بھی تھا, وہاں جا کے کرواتے. یہ باتیں سننے کو نہ ملتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نواز شریف صاحب کا قد پولیٹیکلی کم ہو رہا ہے. بے شک یہ ہوا چل رہی ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں, ٹھیک ہے, نہیں سر جو مرضی ہو, آئی جی آئی کا اسٹگما ابھی تک نہیں نہ اترا, یا اترا ہے سر, یہ اب وہ نہیں ہسٹری ہے, ہسٹری میں رہے گا, ہسٹری میں رہے گا نا. تو اب اگر اس وقت نواز شریف صاحب سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر, اچھا میرا یہ ویسے آئے جس طرح بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ نواز شریف صاحب سیاسی قوتوں کے ساتھ تو وہ بیٹھیں گی مجھے لگتا ہے. تو میرا یہ گمان ہے کہ جس طرح وہ آئے ہیں یا وہ کچھ بھی کرتے, ریلیف تو ان کو عدالتوں سے ملنا ہی تھا, انہوں نے تنقید ہونی سی, ہر طرح سے ہونی تھی تنقید کہ یہ ہو گیا. میں نے وہ پوچھا ایک بندے سے, اور وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کی کر دے. سوال یہ ہے, دیکھیں تنقید سیاستدان کے اوپر ہر صورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ جلسے میں گانا بجائیں تب ہوگا, وہ جلسے میں ڈانس کریں تب بھی تنقید ہوگی, وہ خاموش جلسہ کروائیں تب بھی تنقید ہوگی. یہ کیا جلسہ جی, کوئی رنگ نہیں سی. دیکھو تنقید ہر صورت ہوتی ہے. آپ میں ہم جو سیاسی لوگ ہیں, ڈیموکریٹ ہیں, ہم کیا اس طرح کی سہولت کاری جو نظر آ رہی ہے اس کو اچھا سمجھیں گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے نکلنا چاہیے ہمیں. کیسے سر دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے, بالکل اسی طرح جاتے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا تھا, جو میں گزارش کر رہا ہوں, سیکیورٹی نواز شریف کی ضرورت ہے, وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اتنی سیکیورٹی جتنی کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے ان کو ملنی چاہیے. اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا, کوئی نہ کرتا تنقید. جو کرتا اس کو ہم جواب دیتے. اب ہم جواب نہیں دے پا رہے, ہم سوال کر رہے ہیں. خود فرق ہوتا ہے, اور یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. میں صرف ایک فکرہ اس میں کہنا چاہ رہا ہوں, ہم ایک وزیر اعظم کو سڑک کے اوپر قتل کرتا ہوا بھگت چکے ہیں. سر گئے نا, ہم نہیں دوسرا اس سر طرح میں کب کہہ رہا ہوں, میں نے تو کہا کہ سیکیورٹی اتنی دینی چاہیے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے, ہم سوال نہ کرتے. اب ہم سوال کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جا کر بایو میٹرک, اب بھی تو عدالت جا رہے ہیں نا, 2 بار گئے ہیں نا. اچھا یہ بایو میٹرک عمران خان صاحب کے گھر نہیں بھیجا تھا سپریم کورٹ؟ سر غلط تھا نا حضور, پولیٹیکلی غلط ہے. میں اب میری بات نہیں سمجھ رہے مجھے. یہ تو ویسے بات ٹھیک ہے, جو تو یہ تو وہی گل ہوئی
ਕਿ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਤੇ नवाज शरीफ ने घड़ी ला गया। बात सवाल ये है वही बात कि हो हुजूर बात वो सिर्फ ये फरमा रहे हैं ये इलीगल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल। सर एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इसका सियासी देखिए कानूनी तासुर ये जाता है कि जनाब के वो कितना कानून ने नवाज शरीफ को नायल कर दिया, किसने माना है? हाँ किसी ने नहीं माना। सियासत में अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये आ जाएगा कि कंधों पर बैठ कर आ रहे हैं और नजर आ रहा है तो उसका असर बड़ा खतरनाक होता है, उस सजा से ज्यादा खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूँ, और ये मैं बात नवाज शरीफ के हक में कर रहा हूँ, लोग इसको बेशक नवाज शरीफ के खिलाफ समझे, मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब अपना सियासी वापस आए ना। इमरान खान कोशिश कर रहा है सियासी किबले में वापस आने की, कबीले में। नवाज शरीफ साहब सियासी कबीले से निकलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। आप देख लें कौन सी सियासी जमात है, इवन मौलाना फजल रहमान जो इस सारे नहीं सर जो इसको डिफेंड कर पाए। नहीं ये बात वैसे ठीक है, बात तो ये देखे ना, ये इमरान खान बनते नजर आ रहे हैं यार, ये नाकामी है मेरा, मैं समझता हूँ। रजीज साहब को दे दें। हाँ कर ली बात। अच्छा देखिए, इसके अलावा भी और केस पता नहीं कौन एक दो मौज़ूआत और भी हैं उधर भी। हाँ करें हाँ से घुमा के करो केड़ा सी जो हमने वक्त के अंदर वाला, हाँ जो वज़ीर आज़म को देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने जिस एतराज़ की बुनियाद के ऊपर अदालत में दरख्वास्त फाइल की थी, उसमें सबसे बड़ा एतराज़ था कि इसमें साइफर की कॉपी नहीं लगाई गई। अब वो जो है ना, वो सीक्रेट क्या है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर प्रोसिक्यूशन वो कॉपी मुंसलिक कर देती तो प्रोसिक्यूशन भी उसी जुर्म की मुर्तकब हो जाती जिस जुर्म के इमरान खान साहब मुर्तकब हुए थे। और अदालत ने जो है उनका प्रोसिक्यूशन का ये पॉइंट माना कि जनाब हमने उसकी कॉपी नहीं लगानी और नहीं लगाई है। ठीक है, असी किथों ले आई है, कॉन्फिडेंशियल है, और वो अगर पेश भी होनी हुई तो इन कैमरा चैम्बर के अंदर वो पेश की जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि साइफर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और एक और है जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, गरीब आदमी की तरफ, वो चुप करके बैठा है, खावर माने का, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। रोजाना खबर तो आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा है, कर ले तो बात नहीं है। हाँ वो सुने हैं कि वो प्रेस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर सी तो पहले कितने साबिक वज़ीर आज़म, कितने साबिक खावर। अदालतों की हम बात कर रहे थे, जो मामला चल रहे हैं, जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, मेरा ख्याल है कि वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, और जो जजेस बदइंतज़ामी या जो भी खराबियों के मुर्तकब करार पाएंगे, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है जो भी होगा, उसके मुताबिक उनको सज़ा मिल जाएगी। फॉर्चुनेटली एक ऐसा सेटअप मौजूद है जिसमें हमें ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस का जो कैरेक्टर है या जो उनकी शख्सियत है, उससे हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी, बजाय कभी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले हों, कभी मुनासिब फ़ैसले हों, कभी फ्री कैन की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हों, कभी पंचायत हो, उनके बजाय जी आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, उसमें देखिए एक चीज़ बड़ी अहम हुई है जो हम जिक्र कर रहे थे कि वो अपनी मर्जी से बनाते थे, बेंच बनाते थे उमर अता बंदयाल साहब, और हम सब शोर मचा रहे थे। अच्छा, सोल्यूशन कैसे हुआ? पार्लियामेंट के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए, कि उन्होंने आइन साजी की, उन्होंने नया कानून साजी की, कानून बनाया और उस मसले को हल कर दिया। अच्छा, आज काजी फाइज ईसा साहब हैं, कल को काजी फाइज ईसा साहब नहीं होंगे, हम फिर उन पे शक करते रहेंगे, लोगों की उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी शख्सियत पे, उनके किरदार पे। उसके बजाय कितना बेहतरीन तरीका था कि सर वो ये इसलिए हो गया, मैं आपकी बड़ी मादरत के साथ चाहता हूँ थोड़ी सी गुजारिश करना, कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ना मान दी तो की कर लेना सी। देखें, पार्लियामेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह के हुक्म दे के एक आईनी तरमीम भी करा चुकी है। अच्छा, देखिए जो गलत काम हुए ना, गलत काम तो बहुत से हुए, जैसे अभी सर वो एक सुहेल बड़ैच साहब के साथ हम बैठे हुए थे, सुहेल बड़ैच साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि फौज क्यों नहीं करती, कहते दुनिया की सबसे बड़ी फौज केड़ी है ताकतवर, मैं क्या अमरीका की, कहते वो क्यों नहीं कर दी, मैं क्या पता नहीं, कहते वो इस करके नहीं कर दी कि वो आप नहीं कर दी। अच्छा देखिए, मैं समझ गया हूँ जो करने की बात है, तरला पाओ ना। अच्छा नहीं, जो करने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का ना करने की बात जो है ना, जो दर्जनों मिसालें हैं
जब सिटिंग जनरल्स को, सेक्रेटरी डिफेंस को सेनेट की कमेटी के सामने बुलाया गया और रगेदा गया, ये सर अभी हमारे पास सिर्फ नाम है डॉगलस मैकार्थर, फिलीपीन और जापान का कॉन्करर, जिसका सिर्फ चाय पीना हिरोहितो के साथ जो है ना वाज एन इंटरनेशनल इवेंट, उसको बुलाया गया। तो उनके यहाँ रवायतें हैं 250 वर्ष की, हमारे यहाँ बदकिस्मती से अदबिया की रवायत इतनी दरख्शा नहीं है, खाल खाल है। नहीं नहीं, अच्छा, जो रवायतों जनरल- को हमारी कोई भी दरख्शा नहीं है। अच्छा, उसमें मेरा उसमें पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करती रहे। जैसे अभी इमदाद सुमरो साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दी गया, लोगों ने तो नहीं माना ना। भुट्टो साहब को फांसी होगी, वो केस आज तक इवन रेफरेंस के तौर पे भी पेश नहीं होता। तो उसके बाद जो अगला स्टेप था वो पार्लियामेंट के जरिए ही हो सकता था, कानून साजी के जरिए। तो मैं जो हर बात में शोर मचाता हूँ कि पार्लियामेंट का फोरम है, सियासतदानों की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने करना है। ये जो जनरल की मिसाल सुना रहे हैं कि अमेरिका में बुलाकर उनको फारिग कर दिया जाता है, हमारे यहाँ एक मौका आया था जब पाशा साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर आप कहते हैं तो मैं रिजाइन कर दूं, और निसार अली खान फौरन खड़ा हो गया। उछल के खड़े हुए। कि अच्छा वो तो एक खड़ा हो गया ना, बाकी 300 बंदे भी तो मौजूद थे मिट्टी के बावे वहां पर, कोई तो चूं करता, कोई तो खड़ा होकर कहता हाँ सर रिजाइन कर दें। जी मैं उसकी मिसाल अर्ज की सर देता क्यों हूं। कहना है उससे? और सर ना कहें, जो मर्जी कह लें। ओके ओके सर, अगर आप मसला ये है कि फिर मैं जी, मिसाल पेश कर देता हूँ। बात ये है कि माहौल की बात होती है ना, उसके बाद ये 2019 था और नहीं, मैं पाशा की बात सॉरी आप तो पाशा साहब की बात कर रहे हैं ना, पाशा को बड़ा hard time दिया हुआ था। एबटाबाद फजल कमीशन रहमान के साहब के भाई ने बाद तौर बंद कमेटी का इजलास, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो 19 तारीख है, सितंबर की है और दिसंबर की है और ईयर है 2017 का। और कमर जावेद बाजवा साहब बंद कमरे के इजलास में, वही जो फुल हाउस कमेटी होती है उसमें आए थे और उन्होंने तहरीक लब्बैक को तख्लीक कर मामला तस्लीम किया था। उस वक्त भी एक बंदे ने उठ के ये बात कही थी कि जनाब आप कोई हक नहीं है कि आप सियासतदानों की दुकान के सामने मुसल्ला लोगों की रेडी लगवाएं। वो शख्स आज गोशा गुमनामी में पड़ा है, मेरी आंखें उसे ढूंढती नहीं मियां नवाज शरीफ के जलसे में। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जी, परवेज रशीद वो पहले खड़े रहे हैं, फिर उनको कुर्सी दी गई है बाद में ताकि उनको वो लाइन आउट। तो ये तो इसका मतलब यही है कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी करें और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने से बाज आएँ तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक जज के आने से, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने से हमें तब्दीली नज़र आती है। तो एक वज़ीर आज़म जब आता है तो वो भी ये कर सकता है और हमने उसकी बहादुरी देखी हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब वो कहता है कि मुझे जनरल महमूद ने कहा कि साइन करो रेजिग्नेशन पे, तो मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी, ठीक है। तो वो इस हद तक स्टेप लेता है। वो जरदारी साहब का कोट होता है कि वो कहते हैं कि मैं गन पकड़ के बैठा हूँ, मुझे गोली तो मार सकते हैं, मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकते। तो सियासतदान जहां अपनी बहादुरी की बातें हमें सुनाते हैं और हम उसको सुनते हैं, मानते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वहां हमारी फिर डिमांड बनती है, वहां हमारी फिर उनसे दरख्वास्त होती है कि सर अवामी हकूक़ के लिए, पार्लियामेंट के लिए और निज़ाम के लिए और जमहूरियत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय खड़े रहा करें। सही नहीं, बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन रजी साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे ख्याल 10 मिनट बाद निकल जाना, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। गाड़ी इतिहास से चलाई है। ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ 3 ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ 2 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ मौलाना की मुलाकात हाँ वो बड़ी ज़रूरी सी। पीटीआई वाले गए हैं हाँ पीटीआई वाले गए हैं। अब इसकी कोई गल नहीं, चलो तुसी बाद च इहदे च इजाफा कर। मौलाना के साथ जो मुलाकात है वो मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब लेट हो गए। नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि वो या बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। उन्होंने सोचा होगा कि तादिए चुप करके बैठे रहेंगे, इधरों निबड़ ला फिर उन्होंने निबड़ लांगा, यानी मिल मुल लांगा। पहले तो जो जेस्चर गया है ना पहले दिन, वो बड़ा, हालांकि वो सादा आदमी गुलाम बिलोर साहब, वो पहले दिन मुलाकात करने पहुँचे तो उनको मुलाकात करने से इनकार करवा दिया गया कि नहीं फैमिली से बिजी हैं, फैमिली के साथ। अव्वल तो पहले दिन उनको जाना नहीं चाहिए था। अगर चले गए, कौन साहब गए? गुलाम बिलोर साहब, हाँ। अगर चले गए थे तो 2-1 मिनट में अगर बंदा हाथ मिला के कहते मैं थका हूँ फिर मुलाकात करेंगे, बंदा कर्टसी होती है। दूसरा ये कि किसी का नाम नहीं लिया गया जलसे में, किसी का। देखें नवाज शरीफ साहब जिन मुसीबतों में थे, अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए एफर्ट ना बनाती
मौलाना फजल रहमान साथ ना देते पहला लॉन्ग मार्च करके, इमरान खान की हुकूमत ना जाती, पीडीएम बना के इवन इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिराते, तो आज सूरत हाल ये ना होती, मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होते। अकेले नून लीग तो मैं कहता हूँ कि 10 लोग इकट्ठे नहीं कर सकती थी। मियाँ साहब जब जेल में अपना इधर अस्पताल में थे, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है फिर लोग ऐसे टाइम पे लोग सोचते हैं कि यार हमें कम से कम हमें वो क्रेडिट तो दे दे। इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी क्रेडिट ले, या वो चाहेगी लेकिन उसको वो वैसे ही अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। तो पीपल्स पार्टी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ये इत्तेहादियों का इशू था। तो मुझे जो लग रहा है पर्सनली, मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ वो चल कर गए, अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब, बैरिस्टर सैफ ताज़ियत के लिए गए। ये ताज़ियत के लिए उनका जाना उनकी मर्ज़ी थी, उनको कहना कि ठीक है जी आप आ जाओ, ये मौलाना फजल रहमान साहब की मर्ज़ी है। क्योंकि एक ऐसी ताज़ियत नवाज शरीफ साहब रिसीव करने से इनकार कर चुके हुए हैं, शुजात हुसैन से भाई की ताज़ियत के लिए जाना चाह रहे थे। अब्बास शरीफ साहब की नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था कि आप हमारे घर नहीं आ सकते, आप लोगों ने हमें बहुत तकलीफ़ें दी हैं। तो मौलाना ने वो ताज़ियत ना सिर्फ वसूल की, वहाँ बिठाया, घंटा मुलाकात की, बल्कि फिर मौलाना साहब ने इमामत करवाई, नमाज की, फिर उसकी वीडियो बनवा कर जारी की। तो ये बेसिकली ये एक तरह से नाराज़गी का इजहार भी, नाराज़गी का इजहार के साथ साथ कि हम एक दरवाजे के मुंतज़िर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब अब आपके हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे आसिफ जरदारी और मौलाना की यारी ख़राब तो नहीं हुई आज भी। उसी तरह ये जरदारी साहब, उससे 4 दिन पहले जरदारी साहब गए थे उनकी तरफ, ठीक है। तो अब ये क्या एक अब मैं इसको मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ, जो मेरा सियासी तज्ज़िया है इसमें, जो हो सकता है आगे चलकर नवाज शरीफ साहब के ऊपर और नून लीग के दोस्तों का आप मूड देखेंगे, वो फुल टाइम सोलो फ्लाइट के मोड में है। वो ये समझ रहे हैं कि हम फिर तीसरी बार 2/3 मेजॉरिटी में आ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं। हालांकि अब ना वो पाकिस्तान है, ना वो पंजाब है, ना वो सिंध है, ना वो कराची है। तो ये सूरत हाल जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब के लिए अब डिफरेंट है। KPK में नवाज शरीफ साहब को हज़ारा में वोट नहीं पड़ेगा उस तरह। तो मौलाना साहब ज़ाहिर है वो अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब से अपनी नाराज़गी का इज़हार सियासी अंदाज में कर रहे हैं कि ठीक है जी, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि जी -PTI नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इमरान खान के बगैर जो PTI है, जो इमरान खान के साथ भी है और जो 9 मई में भी नहीं है, उसका हक बनता है ना। इमरान खान उनका लीडर है, ताहयात रहे भाई, वो क्या हमारा लीडर है। लेकिन वो अगर वो अलग से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या इमरान खान को छोड़ देते हैं MQM पाकिस्तान की तरह, हम उनके साथ क्यों ना बैठें, फिर हम उनके साथ बैठ सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन आप सोचें कि पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मौलाना फजल रहमान हो, तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार में आने का ख्वाब पूरा होगा? मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मियाँ साहब को भी, और अगर कोई समझ रहा है कि मियाँ साहब को कोई ला रहे हैं उनको भी। तो ये मैं उस मुलाकात से मैं ये तासुर ले रहा हूँ कि ये सारा मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, सही बात है, ठीक बात है। तो मौलाना की मुलाकात पे आपने कुछ कहना? जो कुछ भाई सोमर ने कहा है बहुत खुश उसलूबी से, उसके हर लफ्ज़ से मुझे इत्तफाक है, मैं इजाफा नहीं करना चाहता कोई भी, आई एग्री। तो क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है। ये तो मौलाना के एंड से हम देख रहे हैं ना कि मौलाना उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एंगल ये भी तो है कि PTI वाले वहाँ तक गए हैं मौलाना से मिलने, वो लोग जो गालम गलोच, जो बदजुबानी और जिस तरह की मुखालफत का एक तरीका उन्होंने रखा हुआ था, उसमें मौलाना के पास जाना एक थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन है। अच्छा, और उसमें भी बैरिस्टर सैफ की शमूलियत तो मुझे वैसे ही हमेशा मशकूक लगती है, क्योंकि वो हार्डकोर PTI नहीं है, बल्कि वो नॉन, सबको पता है हार्डकोर कौन है, वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। तो उनका जाना ये थोड़ा सा डिफरेंट एक सीन लग रहा है। तो लेकिन पॉलिटिक्स है, सियासत में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, इमरान साहब के साथ या उनकी गैर मौजूदगी में, दोनों सूरतों में ज़रूरत है कि वो आइसोलेशन से निकलें। जिस सियासी वो अलहदगी का और तन्हाई का वो शिकार हो गए हैं, उससे उन्हें निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन होने तो हैं बहरहाल, जब भी होने हैं। अगरचे सदर आरिफ अलवी साहब को नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो लगता है मेरा और उनका सोर्स एक ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनवरी में मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर फौरी रिएक्ट किया है। उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एक प्रेस रिलीज दिया है, उसमें दोबारा अपने शेड्यूल्स बताए हैं कि किस किस तरह से हमने वो हल्का बंदियाँ और एतराज़ात और फाइनल लिस्टें जब तक आएंगी, तो उन्होंने फौरी उस पर रिएक्ट किया। तो सदर साहब ने तो कह दिया कि मुझे नहीं नज़र आ रहे, और सदर साहब को भी मेरा ख्याल है जैसे चांद नज़र आने का वक्त हो जाता है ना, तो उनको गालियाँ पड़ने का वक्त भी तकरीबन
तैयार है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू सुन लें। आया चाहता है। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि सदर से मैं खुश नहीं हूँ आरिफ अलवी से, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं, उन्होंने भी कहा है। तो ये बार बार जब रिपीटेडली इस तरह से आ रहा है तो मेरा ख्याल है सदर साहब के लिए भी मुश्किल होगा। और एक अहम इशू वो भी है, धरना केस भी है, उस पर भी डेवलपमेंट है। ये बड़ी बड़ी अहम है, उसमें तो मेरा जनरल फैसला भी फंस सकते हैं अगर कुछ अगरचे वो किसी जनरल फैसले के खिलाफ हाँ, अगरचे उसमें एक मेरा ख्याल है अजान शुरू हो गई है, तो हम इसी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले जुमे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अभी अजान शुरू हो गई है तो हमने मुख्तसर कर दिया। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।